आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आगामी जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस 35,700 से ज़्यादा भर्ती, आगामी दिल्ली पुलिस, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट का जो नया बैच है सनराइज करियर एकेडमी में 15 फरवरी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहला बैच, 12 बजे से 3 बजे तक दूसरा बैच और 3 बजे से 6 बजे तक तीसरा बैच। और सभी बैच योग शिक्षकों द्वारा विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। अध्ययन जैसे आप रिसर्च लेवल बोल सकते हैं, शून्य स्तर से बताया जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं भारत के नक्शे के बारे में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, भारत के द्वीप, भारत के तटीय राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाते हैं और उसका नाम क्या है। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे, पूरा मैप को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत का मैप है और हमारा भारत किस प्रकार से एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारा भारत का मैप है और भारत के मैप में सबसे पहले आपको कुछ जरूरी चीज़ें जानना जरूरी है। अगर वो जरूरी चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्योग्राफी आपका बिगड़ सकता है। बिगड़ने का मतलब जैसे कुछ नॉर्मल टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए, है ना। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत में 28 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार चलती है, जहां के खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंदर में है। और वो भी 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चलती है, जहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे एक हो गया दिल्ली और दूसरा क्या हो गया? पौंडीचेरी। ठीक है, ओके। सबसे पहले आज के इस मैप में हम ये समझने वाले हैं कि भारत किस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा से क्या है? ऊपर है। और आपने ये भी देखा होगा, तो पढ़ा होगा कि जो हमारा भारत है, भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है जो हमारे भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हमारे भारत का एक ऐसा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये भारत स्थित है जहां पर हमें सभी के सभी मौसम देखने को मिलते हैं। याद है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो भी देश या अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तापमान में कमी होने का कारण ये है कि जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो तो भूमध्य रेखा से दूर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं पृथ्वी पर, और तिरछी पड़ने की वजह से धूप की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। नतीजा, आपको उतना ज्यादा धूप नहीं मिल पाती, धूप होते हुए भी तापमान नहीं बढ़ पाता। तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा के बीचों बीच। जो हमारी 3 रेखाएं होती है, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और बीचों बीच क्या है? भूमध्य रेखा। तो जितने भी आपको गर्मी देखने को मिलेगी वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अभी कुछ दिन बाद जो है मकर संक्रांति आने वाला है। मकर संक्रांति में क्या होता है कि जब मकर संक्रांति जो दिन होता है वो पार हो जाता है तो हमारा सूरज धीरे धीरे मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर चढ़ता है, और हमारा भारत कहाँ पे अवस्थित है? कर्क रेखा में। तो कर्क रेखा में धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है। नतीजा, यही वो समय होता है जब धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है। अब धीरे धीरे सर्दी कम क्यों होने लगती है? क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके कहां पे आ रहा होता है? कर्क रेखा में। कर्क रेखा में लंबवत चमकने आ रहा होता है। तो जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां पर गर्मी बढ़ेगी, और जहां पर सूर्य तिरछा पड़ेगा वहां पे सर्दी होगी। अभी हमारे भारत में सर्दी चल रही है, सर्दी का मौसम चल रहा है। आपने देखा होगा शिमला और उधर मसूरी और हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसका कारण ये है कि अभी सूर्य की लंबवत किरणें हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में नहीं पड़ रही हैं। नतीजा, सूर्य की जो किरणों की इंटेंसिटी है वो कम हो गई, और कम होने की वजह से क्या है? सर्दी हो गई। तो अभी सूर्य है कहाँ पे? मकर रेखा पे। इसका मतलब मकर रेखा पे गर्मी पड़ रही होगी।
अब सूर्य धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ेगा और कर्क रेखा पर आएगा, इसका मतलब कर्क रेखा पर गर्मी आएगी और मकर रेखा पे क्या जाएगी, सर्दी आएगी। यानी हमारे यहाँ पे जब गर्मी का मौसम होगा, मकर रेखा पे कौन सा मौसम होगा, सर्दी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत के गुजरात से लेकर ये बंगाल तक, हमारा भारत गुजरात से लेके बंगाल तक त्रिकोणीय आकार का है। कैसे आकार का है, त्रिकोणीय। आपने देखा होगा कि अगर गुजरात से कन्याकुमारी और यहाँ से ऐसे देखें तो देखो एक त्रिकोण बन रहा है ना, त्रिकोण बन रहा है। यानी आप बोल सकते हो कि हमारे भारत की 3 साइडें हैं, 3 पृष्ठ आप बोल सकते हो, 3 साइड हमारे भारत की है। अब जरा इसमें आप देखिए, ये गुजरात है, ये इधर बंगाल है और नीचे हमारा कन्याकुमारी है। और यहां से अगर नीचे देखेंगे तो हमारा जो भारत है, उभरा हुआ भारत, यह 3 तरफ से जल राशि से घिरा हुआ है। जो भी भूभाग 3 तरफ से जल राशि से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 2 कैटेगरी है, जो उभरा हुआ भूभाग है जहां पर जीवन यापन होता है, जहां पे समुद्र का पानी नहीं पहुंच पाता, समुद्र जैसे लहरें आती हैं वह पानी नहीं पहुंच पाता, वो उभरा हुआ भाग होता है। किसी भी महाद्वीप का अगर 3 तरफ से पानी से ढका हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अगर चारों तरफ से पानी है और उभरा हुआ भाग है, उसको बोलेंगे क्या, द्वीप, आइलैंड जिसे बोलते हैं, द्वीप। अब जरा आप देखिए ध्यान से, ये हमारा गुजरात है और ये गुजरात में ये इधर जल राशि है नीला नीला, ये अरब सागर है और नीचे जाएंगे तो क्या है, हिंद महासागर है और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी भी जल राशि है, हिंद महासागर भी जल राशि है, अरब सागर भी जल राशि है ना। तो हमारा गुजरात से लेके बंगाल तक का जो हिस्सा है वह क्या है, पानी से भरा हुआ है ना। और इसी बीच में तो देखो हमारा ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये उभरा हुआ भाग है। यहाँ पर जनसंख्या रहती है, जीवन यापन करती है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि गुजरात से लेके बंगाल तक हमारा भारत प्रायद्वीप भारत है। क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीप भारत है। यानी ऐसा भारत जो 3 तरफ से जल राशियों से घिरा हुआ है ना। अब अगर हमारा भारत जल राशि से घिरा होगा तो जाहिर सी बात है वह तट भी बनाएगा, और अगर वह तट बनाएगा तो हमारे भारत का तटीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तटीय क्षेत्र। एक कंसेप्ट फिर से देख समझिएगा, हमारा जो भारत है इसके पश्चिम की ओर सागर कौन सा है, अरब सागर। हमारा जो भारत है इसके पूर्व की ओर जल राशि है, सागर है, बहुत बड़ा सागर है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। हमारे भारत के दक्षिण की ओर एक बहुत विशाल महासागर है जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। और ये हिंद महासागर ये इतना ज्यादा विशाल है और इस पे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं कि ऐसा कौन सा महासागर है जो एक देश के नाम पर पड़ा है, वो क्या है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में आगे दक्षिण की ओर बढ़ते जाओगे तो उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, वहां पर आपको अटलांटिक मिल जाएगा जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, ग्लेशियर मिलेंगे आपको। आप बोल सकते हो शीत मरुस्थल। क्या बोल सकते हो, शीत मरुस्थल। ठीक है, आया समझ में, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे चर्चा किया कि जो हमारा भारत है वह 3 तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हमारे भारत के कुछ राज्य क्या बनाएंगे, तटीय रेखा बनाएंगे, कुछ छोटी तटीय रेखा बनाएंगे, कुछ बड़ी तटीय रेखा बनाएंगे। तो चलो इसको जूम करके देखते हैं कि हमारे हमारे कितने राज्य तट बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। तो देखो यहां से देखिए जरा, ये हमारा गुजरात है, गुजरात की ये बाउंड्री किससे लगी हुई है, अरब सागर से। फिर और नीचे उतरेंगे तो देखो महाराष्ट्र भी तट बना रहा है, और नीचे उतरेंगे तो देखिए क्या है, गोवा, और नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे क्या है, कर्नाटक, और नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे क्या है, केरला, फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ओडिशा, और ऊपर जाएंगे तो क्या है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। यानी ये जो हमारे राज्य हैं, ये राज्य हमारे पानी से घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। मतलब कौन सी राशि बना रहे हैं, कौन सा क्षेत्र बना रहे हैं, तटीय क्षेत्र बना रहे हैं। कौन सा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। अच्छा, अब हम गिनते हैं कि हमारे कितने राज्य हैं। देखिए सबसे पहले अरब सागर से तटीय रेखा बना रहा है क्या, गुजरात एक, दूसरा क्या है, महाराष्ट्र, तीसरा क्या है, गोवा, और चौथा क्या है, कर्नाटक,
पांचवा क्या है केरला, तमिलनाडु कौन सा है छठवां, आंध्र प्रदेश क्या है सातवां, और ओडिशा आठवां, और नौवां क्या है वेस्ट बंगाल। तो इसका मतलब हमारे 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय क्षेत्र बनाते हैं किसी न किसी समुद्र के साथ में। अब सवाल ये बनता है कि जब 9 राज्य हैं तो उनके नाम क्या क्या है। देखिए सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब सवाल ये बनता है कि जब इतने सारे राज्य तटीय रेखा बना रहे हैं किसी न किसी जलराशि से समुद्र से वो क्या बोलते हैं लगे हुए हैं, तो इसमें कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे लंबी तटीय रेखा बना रहा है और कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे छोटी तटीय रेखा बनाता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो गुजरात है, गुजरात की ये जो बाउंड्री है, जिगजैग जो बाउंड्री है, ये यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये गुजरात की बाउंड्री सबसे लंबी तटीय रेखा बनाती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत के तटीय क्षेत्रों में से या तटीय राज्यों में से सबसे लंबी तटीय रेखा कौन बना रहा है, तो वो क्या होगा गुजरात। क्या होगा गुजरात। गुजरात अरब सागर से अपनी तटीय रेखा बनाता है और तटीय रेखा बनाता है इसीलिए यह सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, रैंक नंबर 1 पे है। और इसमें देखेंगे कि भाई सबसे छोटी रेखा कौन बना रहा है, तो आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य गोवा, बड़ा संपन्न राज्य है गोवा, ये क्या बना रहा है बाउंड्री बना रहा है, तटीय क्षेत्र बना रहा है किसके साथ में अरब सागर में। तो सबसे छोटी बाउंड्री क्या हुई, इसी की हुई ना। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न बना कि जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं सबसे छोटी तटीय रेखा कौन बनाता है गोवा, और सबसे बड़ी कौन बनाता है गुजरात। अच्छा, अब आपको इतना तो ये पता चल गया कि हमारे कौन कौन से राज्य तटीय क्षेत्र में तटीय रेखा बनाते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत बड़ी जलराशि में जैसे व्यापार हो रहा है ना, आयात निर्यात हो रहा है, तो हमने क्या बना दिए तट बना दिए। हमारे जितने भी ये 9 राज्य हैं हमने क्या बना दिए तट बना दिए, और उन तट को कहां से कहां तक किया गया ये भी हमने बना दिया। जैसे आप यहाँ खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक आएंगे, खंभात की खाड़ी से गोवा तक आएंगे तो इसको हम बोलते हैं कोंकण। ठीक है, कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, गोवा से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक आएंगे तो इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या, कौन सा तट, मालाबार तट। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से लेके यहाँ आंध्र प्रदेश आएंगे तो ये है हमारा कोरोमंडल तट। क्या, कौन सा है, कोरोमंडल तट। और यहां से कोरोमंडल तट जहां शुरू होता है फिर यहां से उड़ीसा तक आएंगे तो ये हमारा क्या है उत्कल तट। क्या है, उत्कल तट, या इसको क्या बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये चीज है, यानी ऐसे क्षेत्रों में बांटा हुआ है। अब यहां पर आपके सवाल ऐसे बनते हैं कि कोंकण तट कौन से समुद्र में बनता है, तो वो क्या है देखो जरा, अरब सागर। मालाबार तट कौन से समुद्र में बनता है, अरब सागर। कोंकण तट कौन से समुद्र में बनता है, बंगाल की खाड़ी। उत्कल तट कहां बनता है, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। चलिए, तो आप समझे यहां पर खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक हमारा कौन सा तट है, कोंकण तट। और गोवा से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ पे कौन सा तट है हमारा, मालाबार तट। और यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। और यहाँ पर जो ओडिशा का तट है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। तो हमारे भारत के टोटल बड़े बड़े तट कितने हो गए, 4 तट हो गए, 2 हमारे अरब सागर में और 2 हमारे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे ये अरब सागर है पहला, ये दूसरा सागर है बंगाल की खाड़ी, और कन्याकुमारी के नीचे पूरा हिंद महासागर है तीसरा। यानी हमारा भारत टोटल कितने सागरों से घिरा हुआ है, 3। और मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों सागर कहां पे मिलते हैं, देखो यहां से अरब सागर, यहां से बंगाल की खाड़ी, इसके नीचे हिंद महासागर, यानी कन्याकुमारी में हमारे तीनों सागर आके मिलते हैं। ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ओके, चलिए ये भी देख लिया आपने। अब ज्योग्राफी में एक प्रश्न और आता है हमारा कि भारत के मुख्य तटीय भूमि, भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है।
तो आपके दो आंसर होते हैं, 6100 किलोमीटर और 7512 किलोमीटर। ऐसे कुछ होता है 7516 या 7512 ऐसे होता है ना। अब देखिए क्या वो जो हमारे दो अलग अलग आंसर है ना वो क्या है कि भाई 6100 हम कब बोलते हैं और 7512 हम कब बोलते हैं। देखिए जब आप गुजरात से ये तट जो बना है इसी के किनारे किनारे चलते चलते पूरे भारत का भ्रमण करते करते और ये इधर केरला से तमिलनाडु से इधर आंध्र प्रदेश होते हुए ये यहाँ पर बंगाल के सुंदरबन के डेल्टा तक आएंगे। देखिए फिर से सुनिएगा, हमारे कितने तटीय राज्य हैं 9। तो अगर आप गुजरात से शुरू करेंगे और चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पश्चिम बंगाल तक पहुंचेंगे तब आपका कितना किलोमीटर पूरा होता है 6100 किलोमीटर। यानी हमारे भारत के मुख्य भूमि जो तटीय क्षेत्र बनाती है वह कितने किलोमीटर है 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि है, तटीय क्षेत्र है ना। मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र कितना किलोमीटर 6100। लेकिन हमारा जो उत्तर है वो कितना है 7512 किलोमीटर। ये कैसे, ये 1512 किलोमीटर कैसे बढ़ जाता है 1400 लगभग कैसे बढ़ जाता है। तो देखिए आपको पता होगा हमारे भारत के द्वीप समूह भी हैं, हमारे भारत के द्वीप समूह भी है। हमारे भारत में पूर्व की तरफ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब पानी से उभरा हुआ भाग जहां पर लोग रहते हैं। फिर एक और है क्या लक्षद्वीप। और फिर आपने देखा होगा जैसे पौंडीचेरी, जैसे दादर नगर हवेली, ये भी छोटे छोटे द्वीप है। तो जब हमने इन सब की बाउंड्री भी गिन लिया, जैसे अंडमान निकोबार के जितने भी द्वीप हैं इसकी बाउंड्री गिन ली और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है इसकी बाउंड्री भी हमने गिन लिया, तो टोटल हमारा संपूर्ण भारत का तटीय क्षेत्र हो जाता है 7512 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न आपको अटकाएगा, दोनों टाइप के प्रश्न पूछेगा, दोनों टाइप में 6100 और 7500 बोलेगा। जब भी मुख्य भूमि बोलता है एग्जाम में, कभी भी मुख्य भूमि बोलता है तो इसका मतलब 9 राज्य। कभी भी संपूर्ण भारत बोलता है तो इसका मतलब उसने द्वीपों को भी जोड़ लिया है। जब मुख्य भूमि का बोलेगा तो आप 6100 लगाएंगे कि भाई हमारा तटीय क्षेत्र कितना है 6100। जब संपूर्ण भारत बोलेगा तो क्या बोलोगे 7512। चल रहा है चल रहा है ओके। तो कितना हो गया 7512। यानी 7512 में हमने हमारे जितने भी द्वीप समूह हैं उसकी बाउंड्री भी गिन ली। भाई गिनेंगे ना, वो तो हमारे भारत के अंडर में आ रहा है तो गिनेंगे तो है ही। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में, और छोटे छोटे द्वीप है जैसे दादर नगर हवेली पौंडीचेरी, ये सब श्रीहरिकोटा द्वीप वो भी तो है हमारा। इन सबको गिना तो हमारा कितना आ गया 7512। समझे यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं। एक बार फिर से राज्य देख लेते हैं, ठीक है। इनमें देख लेते हैं तटीय क्षेत्र कौन सा बनाते हैं। गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो टोटल कितने राज्य बनाए 9 राज्य बनाए। ठीक है, अब प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य तटीय क्षेत्र नहीं बनाता या तट नहीं बनाता। तो अब देखो अगर इन 9 में राज्यों में से कोई तीसरा राज्य दूसरा राज्य बोल दे तो वो नहीं बनाता। ठीक है, आपको ये नाम पता होने चाहिए। ये राज्य हमारी तटीय रेखा बनाते हैं और कौन से सागर में तटीय रेखा बनाते हैं और उसके तट को क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र और गोवा तक आए तो इस तट को बोलते हैं कोंकण। फिर गोवा से नीचे उतरे कर्नाटका केरला क्या मालाबार, और फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोंकण, और ये उड़ीसा क्या उत्कल। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोरोमंडल तट वो उधर कोरोमंडल तट है, कोंकण नहीं है, कोंकण इधर है, कोरोमंडल तट। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नीचे कंप्लीट, कोई समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो, इसी हमारे भारत का देखो ध्यान से, ये ऐसा कौन सा राज्य है यहाँ पर जो किसी भी सागर में अपनी बाउंड्री नहीं बना रहा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है राज्यों से, जिसको हम बोलते हैं स्थलबद्ध राज्य। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रायद्वीप भारत में क्या हुआ स्थलबद्ध राज्य हुआ। अच्छा थोड़ा सा और ऊपर निकलेंगे तो मध्य प्रदेश भी तो है। मध्य प्रदेश भी किसी सागर के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाता। इधर छत्तीसगढ़ भी तो है, इधर झारखंड भी तो है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए जब भी प्रश्न बोलता है ना कि इनमें से कौन सा राज्य समुद्र से तटीय क्षेत्र नहीं बनाता, वो यही होते हैं।
मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं, ना तो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं और ना तो ये समुद्र से तटीय क्षेत्र बनाते हैं, है ना, इसलिए इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर आप समझे, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्योंकि समुद्र की ही बात चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। ये हमारे भारत का दक्षिण क्षेत्र है, ये हमारे भारत का दक्षिण क्षेत्र है। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का दक्षिण क्षेत्र, ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के नजदीक है। मानते हैं ना? 8 डिग्री कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा क्या है? कन्याकुमारी। और यहीं पर द्वीप समूह में हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट में है। और अगर नीचे जाएंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और फिर क्या जाएगा? 0। और 0 हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा, जहां पे सदैव सूर्य क्या है? लंबवत चमकता है। सबसे ज्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। और क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जल राशि से वाष्पीकरण भी होता है, और जल राशि से वाष्पीकरण अगर होगा तो बादल बनेंगे, और बादल का संघनन होगा तो बारिश भी होगी। यही कारण है कि पूरे विश्व में भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और रोज बारिश होती है, जिसको बोलते हैं 4 बजे की वर्षा। अब रोज बारिश हो रही है तो समुद्र में बारिश हो गई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जमीन में बारिश होगी तो जमीन से रोज पोषण निकलेगा, पेड़ पौधों को रोज पोषण मिलेगा। अब पेड़ पौधों को आधाधून पोषण मिलेगा तो पेड़ पौधे कैसे बनेंगे? सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे। तो आप बता दें, जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे, उस क्षेत्र में भी सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे। यही कारण है कि हमारे भारत के दक्षिण के क्षेत्र में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, और अत्यधिक वर्षा भी यही होती है। और सदाबहार हरे भरे जो वन पाए जाते हैं तो उन वनों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ना तो उतनी ज्यादा गर्मी है और ना तो उतनी ज्यादा सर्दी है। सघन वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, और आपने देखा होगा यहीं पर उत्तम क्वालिटी के मसाले भी होते हैं, मसालों की पहाड़ियां भी हैं, समझे। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में दक्षिण की ओर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उत्तर क्या होगा? सदाबहार हरे भरे वन, ठीक है। आए समझ में? अब देखिए यहां पर ये हमारा तमिलनाडु बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये हमारा ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु से फिर इधर एक देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। आप देख रहे हो क्या श्रीलंका और भारत क्या जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। बीच में जलराशि है, बीच में क्या है? जलराशि है। और ये जलराशि में बंगाल की खाड़ी का पानी हिंद महासागर में आता है, हिंद महासागर का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। यानी पानी का आवागमन, जल का आवागमन हो रहा है। तो जहां पर छोटे से पैसेज मतलब छोटे से रास्ते से पानी का आवागमन होता है उसे हम बोलते हैं जल संधि। उसे हम क्या बोलते हैं? जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के यहाँ पर जो जल संधि है उसको बोलते हैं यहाँ पे पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। यानी भारत और श्रीलंका किस जल संधि से अलग होते हैं? पाक जल संधि से। जल संधि का मतलब ही है कि छोटा सा रास्ता है और उसी में पानी का आवागमन हो रहा है। ये समझे? अच्छा, यहीं पर हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। जल संधि भी बोल रहे हैं और मन्नार की खाड़ी भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बार बार खाड़ी का नाम आ रहा है तो मैं आपको खाड़ी बता देता हूँ खाड़ी क्या होती है। देखिए इस मैप को थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। देखिए यहां पे देखिए ये भूभाग है हमारा, ऐसे करके है भूभाग। फिर से देखिए तमिलनाडु से ऐसे करके ये पूरा भूभाग ऐसे करके। खाड़ी उस समुद्र को बोलते हैं जो 3 तरफ से उभरे हुए भूभाग से घिरा हुआ हो। समझिएगा ध्यान से, प्रायद्वीप में और खाड़ी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। खाड़ी उसको बोलते हैं जो 3 तरफ से भूभाग से घिरी हो। ये देखो ये सागरों को हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना। अब देखो बंगाल की खाड़ी, ये जो जल है, ये जो जल है नीला नीला, ये देखो 3 तरफ से क्या नहीं घिरा हुआ भूभाग से,
ये देखो इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और ये कलकत्ता, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर इधर आगे इंडोनेशिया आता है, और ये हमारा द्वीप समूह है। तो ये तीन तरफ से पानी घिरा हुआ है ना, तो जो पानी, जो जलराशि तीन तरफ से घिरी होती है उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी। और जो भूभाग, उभरा हुआ भूभाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इसको क्या हुआ? अच्छा, ओके, चलिए, ये चीज देखा आपने। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि यहां पे मन्नार की खाड़ी भी है भैया, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे जल संधि तो है ही, लेकिन यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। क्या तमिलनाडु में आपने सुना है रामेश्वरम? सुना है रामेश्वरम? छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, और वही भारत का अंत कहा जाता है। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में राम सेतु, है ना। तो देखिए, आपको बता दें, देखिए ये हमारा तमिलनाडु यहाँ से शुरू होता है, और ये यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पे आके ऐसे चोंच जैसा बन जाता है। फिर यहाँ से छोटे छोटे द्वीप हैं जो श्रीलंका में जुड़ जाते हैं, और इसी को हमने क्या बोल दिया? राम सेतु। इसी को हमने क्या बोल दिया? राम सेतु। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्या है हमारा? तमिलनाडु, यहाँ तक आया मुख्य भूमि। फिर यहाँ से छोटे छोटे द्वीप, जैसे कुछ द्वीप हमारे हैं, कुछ द्वीप श्रीलंका के हैं। द्वीप ऐसे करके श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, और बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता है जिससे पानी उधर चला जाता है, आ भी जाता है। पर अगर हम इसको संयुक्त रूप से माने तो क्या ये जो यहाँ का जल है, ये वाला, ये क्या तीन तरफ से नहीं घिरा हुआ? ये देखिए, तीन तरफ से घिरा हुआ है। इसीलिए ये जो पानी यहाँ पे रुका हुआ है और तीन तरफ से भूभाग से घिरा हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और यहीं पर पानी उधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाक जल संधि। आया समझ में? मन्नार की खाड़ी का कंसेप्ट समझ में आया, और आपको पाक की जल संधि समझ में आया। हमारा जो राम सेतु है उसमें थोड़े थोड़े द्वीप उभरे हुए हैं, लेकिन फिर भी पानी का आवागमन होता है। लेकिन अगर एक मैप में देखें और ऐसा प्रतीत होता है कि जो जल है वह चारों तरफ, तीन तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। इसीलिए हमने इसको बोल दिया मन्नार की खाड़ी। कंसेप्ट एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको उत्तर का दर्शन कराते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर देखिए, ये हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है। फिर से आते हैं गुजरात में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये गुजरात है। ये जो गुजरात है, ये जो गुजरात है, ठीक है, ये जो गुजरात है, गुजरात से अब ऊपर की ओर चलिए। अभी हम नीचे की ओर चल रहे थे, अब ऊपर की ओर चलिए। अब आप इसको अगर ऊपर की ओर जाओगे तो आप देख रहे हो कि भैया आ गया यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान से और ऊपर चलेंगे तो आ गया पंजाब, पंजाब से और ऊपर चलेंगे जम्मू कश्मीर, फिर ये हमारा लद्दाख आ गया, ठंडा प्रदेश, फिर यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री, फिर उत्तराखंड, फिर एक देश आ गया नेपाल, नेपाल को हम किनारे कर देते हैं, उत्तर प्रदेश, और इधर बिहार, और यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, असम, असम के बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर देखो नागालैंड से हम मिले, और फिर इधर मणिपुर से, फिर इधर मिजोरम से, फिर इधर त्रिपुरा से, त्रिपुरा से फिर आ गए मेघालय, मेघालय से फिर असम आ गए यहाँ पे, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आके रुक गए, सुंदरवन डेल्टा में आके रुक गए। देखो हमने कितनी बड़ी यात्रा की। हम पहले कहाँ से चले? गुजरात से। और ये भूभाग है, इस बाउंड्री से इधर कौन सा हमारा बेटा? क्या? पाकिस्तान, ठीक है। इधर हमारा विरोधी चाइना, छोटा भाई नेपाल, उससे भी छोटा भाई बांग्लादेश, हमारा दोस्त बांग्लादेश। इतने सारे देशों को हमने क्या टच भी किया, यात्रा भी की। अब देखो यहाँ पर तो कोई भी जलराशि नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी जलराशि नहीं है, मतलब गुजरात से लेके उधर बंगाल तक जाओगे तो पैदल चलना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या बताया? गुजरात से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और क्या बोलते हैं इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर यहाँ पर, है ना। कहानी कर लेते हैं ये बड़ी यात्रा, चारों धाम की यात्रा कर रहे तो इसको भी करो ना, भूगोल अच्छे समझ में आएगा। इसको भी करो ना। मान लो आपका जो है दिमाग खराब हो गया, आप आज के मोटिवेशन कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया आप लोगों ने और चले गए, दफा हो गए यहाँ से गुजरात से इस पॉइंट से यात्रा करने, और इस बाउंड्री यात्रा कर रहे हो, और यहाँ तक पहुंचे तो टोटल 15,200 किलोमीटर चलेंगे टोटल कितना चलेंगे?
किसी के पास पानी है क्या? पानी दे दो किसी के पास। थैंक यू, शाबाश। खाली बोतल हमें दे रहे हैं, थोड़ा सा होगा सर। तो इसको क्या करूं मैं? इसको चुपड़ लूं या पी लूं? और चाहिए अब आप पीने के लिए देखिए, आपका मान लीजिए मंडोल गया और आप गुजरात से लेके ऐसे चलिए सीधे कलकत्ता तक और बाउंड्री चले, आपको किसी का डर नहीं है क्योंकि भारतीय सेना और बीएसएफ है यहाँ पे, है ना। अभी कुछ छात्राएं हमारी बीएसएफ में जाएंगी तो यही ड्यूटी करेंगी। आप बाउंड्री चल रहे हो, पाकिस्तान के यहाँ पर टेरिटरी में पैर थोड़ी रख रहे हो, किसका डर है हमें, है ना। ये चीज है। तो यहाँ से लेके वहां तक चले तो टोटल कितना चले? 15,200 किलोमीटर, यानी भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यानी इस कोने से लेके फिर बंगाल तक पहुंचेंगे तो 15,200 किलोमीटर टोटल आप चलोगे। और टोटल कितने देश को कवर करोगे? 7 देशों को। टोटल कितने देश से टच हो रहे हो? 7 देशों को। देखिए, जब गुजरात से आप चल रहे हैं तो पहला देश कौन सा आ रहा है? पाकिस्तान। और उसके बाद जब ऊपर हुए तो यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री है जो किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। लगभग 100 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाता है भारत के साथ। तो दूसरा देश क्या मिला आपको? अफगानिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे चले तो एक नंबर का धोखेबाज, ठीक है, एक नंबर का धोखेबाज गद्दार कौन? चाइना, ठीक है। इसी की वजह से हमारे जवाहरलाल नेहरू को हार्ट अटैक आया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा देश और कौन? नेपाल। भटका हुआ भाई हमारा जो चाइना की बातों में आ जाता है, नेपाल। कौन सा देश? ये चाइना कौन सा देश हुआ? तीसरा। नेपाल कौन सा हुआ? चौथा। आगे चल के चलेंगे तो एकदम बौद्ध श्रद्धालुओं वाला बहुत शांत देश, ठीक है, ना लड़ाई करता है और ना किसी को मतलब उकसाता है, ठीक है, जितना मिला उसमें ही संतोष करने वाला। और पर्वतों की गोद में बैठा कौन? भूटान। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। उसके बाद हमारा ही कभी अंग कहा जाने वाला इधर का क्या है? म्यांमार, जो 1935 से पहले हमारा ही अंग था, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। म्यांमार जो कब अलग हुआ भारत से? 1935। ब्रिटिश को अगर जापान का डर नहीं होता तो ये नहीं छोड़ते। जापान का डर था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तब जाके इसको छोड़ा, ठीक है। फिर आप म्यांमार से और इधर आए। म्यांमार कौन से नंबर का? 6वें नंबर का। और इधर आए तो हमारे साम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी ने 1971 में आजाद करवाया पूर्वी पाकिस्तान, जिसका आज नाम है बांग्लादेश। तो कितने देश हुए? 7। यानी हमारे भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय रेखा बनाने वाले कितने देश हैं? 7। गुजरात से लेकर बंगाल तक गए तो हमारे कितने देश मिले? ठीक है, बताइए। 7 देश। हाँ, चाइना भी हमारा ही था। हाँ, लेकिन वो नहीं मान रहा, क्या करें? इसलिए हम इसको बोले ना गद्दार, धोखेबाज, ठीक है। देखो, चाइनीज प्रोडक्ट काम का नहीं होता, ये जवाहरलाल नेहरू ने हमें पहले ही बता दिया था। याद है ना, एक समझौता हुआ था जिसमें चीनी भारत भाई भाई का नारा दिया गया था कि चीनी और भारत भाई भाई दूसरे पे एक दूसरे पे झगड़ा नहीं करेंगे, बम नहीं गिराएंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही समझौता हुआ तुरंत लड़ लिया, मतलब दिखा दिया ना, चाइनीज प्रोडक्ट ऑल टोटल क्या? बेकार, ठीक है। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि ये जो 15,200 किलोमीटर लंबी जो रेखा है, स्थलीय रेखा है, इसमें हम किन किन देशों से लगते हैं, प्लस कौन सी रेखा को क्या बोलते हैं। देखिएगा, देखो ये गुजरात से लेके, ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात से लेके जो यहाँ तक पाकिस्तान की जो रेखा है, ये यहाँ से ऐसे यहाँ इधर पाकिस्तान यानी हमारा जो बेटा, तो ये इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। यानी ये रेखा किसने बनाई थी? ये रेखा किसने बनाई थी? रेड क्लिफ ने। और आपको बता दें, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ को इंग्लैंड से बुलाया था कि भैया भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना है, एक काम करो, आओ और बॉर्डर बनाओ, क्योंकि मानचित्र का विशेषज्ञ था वो। लेकिन सबसे बड़ी बात, रेड क्लिफ कभी जीवन में भारत नहीं आया था और उसने बना दिया क्या? बॉर्डर। और बॉर्डर जब बना दिया तो जम्मू कश्मीर को हमारे हिस्से में दिया। इससे जिन्ना नाराज? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, चीटिंग है, ये तो गलत हुआ हमारे साथ में। जम्मू कश्मीर को इधर करना था, उधर कर दिया, इसी वजह से तो लड़ा। और जिस पाकिस्तान के लिए
कि वो इतना कुछ कर गया, विभाजन करवा दिया, पाकिस्तान को रूल भी नहीं कर पाया, पाकिस्तान में शासन भी नहीं कर पाया। प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान का कौन बना? जिन्ना। एक अंदरूनी गुप्त बीमारी थी, उसे 1-1.5 साल में मर गया, और ये किसी को नहीं पता था कि उसे बीमारी है, क्योंकि अगर बीमारी पता चल जाती तो विभाजन कभी होता ही नहीं। आप भी सोचो ना, क्योंकि जिन्ना के सिवा कोई और अच्छा नेता था ही नहीं, और जिन्ना तो बैरिस्टर था, लॉयर था, उसने जो है वकील की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई कर रखी थी। ये बात उसने छुपाई, ये भी गद्दार है ना, छुपाता नहीं तो आज पूरा इधर तक हमारा जो है फूफा बुआ इधर रहते आज। चलिए, तो पाकिस्तान और भारत की रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। आपने ये भी देखा कि भाई पाकिस्तान के इधर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के इधर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। जैसे आपने देखा होगा, कभी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कभी आप मेट्रो में गए होंगे या रेलवे स्टेशन में गए होंगे, तो पुलिसकर्मी आपको ऐसे करके चेक करता है कि भाई कोई बंदूक तो नहीं लेके जा रहे हो। यहाँ पे आदमी बंदूक लिए रहता है, तब भी चेक करते हैं उसको। अब क्या चेक कर रहे हो भाई? एक आदमी हमने देखा, एक बंदूक लिए टांगे हुए था, बम भी टांगे हुए था, उसको चेक कर रहे हैं। अब ये बताइए, बंदूक ही तो चेक करते हैं ना, और क्या चेक कर रहे हो तुम वहां पे? अब क्या लेके जाएगा? पानी वानी लेके तो नहीं जा रहा अंदर, ये चेक कर रहे हो क्या? चलिए, ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर, यही बॉर्डर जो आगे भारत में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डूरंड। ठीक है, डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। ये भी आता है एग्जाम में, डूरंड रेखा। और आपको पता होगा, फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, कप होता है, जिसको बोलते हैं क्या? डूरंड कप। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? डूरंड कप बोलते हैं। आया समझ में? तो भारत और ये, या तो भारत और पाकिस्तान बोल दो, नहीं भारत और अफगानिस्तान बोल दो, या तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संयुक्त जो क्षेत्र है, जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा, उसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं गद्दार के पास। ये इधर यहां से ये पूरा ये नेपाल तक क्या है? चाइना। फिर थोड़ा सा इधर आ गया है चाइना, फिर इधर भी आ गया है चाइना। अब हमें ऐसा देखने में लगता है कि भाई लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये बाउंड्री बना रहा है गद्दार कहीं का चाइना, जिसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। यानी भारत और चाइना के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि सबसे लंबी बाउंड्री ये बनाता है, पर सबसे लंबी बाउंड्री ये नहीं बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेपाल है, नेपाल और भूटान, ये हमारे ही अंग थे। आपको बता दें, इसकी रेखा को हम कुछ नहीं बोलते हैं। इधर जो म्यांमार है, म्यांमार की भी रेखा को हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर हिमालय बना था, तो यहाँ पर एक हिमालय श्रृंखला है, म्यांमार और भारत का बॉर्डर बनाती है। इस हिमालय श्रृंखला को बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। और आपके भूगोल में प्रश्न बन जाता है कि भारत और म्यांमार को अलग करने वाली कौन सी रेखा है? अराकान योमा श्रृंखला, जो कि कहां पे है? म्यांमार में। फिर आते हैं हम इधर बांग्लादेश में। अब क्योंकि बांग्लादेश तो हमारा ही देश था, पहले क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान। उससे पहले क्या था? बंगाल। याद है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। एक पूर्वी बंगाल कर दिया, एक पश्चिमी बंगाल कर दिया, और आजादी के बाद पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। फिर 1971 में हमसे रह नहीं गया, हमने आजाद करवा दिया उसे। क्या किया? बांग्लादेश बना दिया। तो आपको समझने वाली बात यह है कि 1971 से पहले ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पाकिस्तान, और भारत और बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो 1971 तक बांग्लादेश की ये जो बाउंड्री है, इसको भी क्या बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था वो, है ना। लेकिन जब हम दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलवा दिए, अब वो पाकिस्तान रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी बॉर्डर तो बनेगा। अब इसको बोलते हैं शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश में क्या क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक और चीज, ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की जो बाउंड्री बहुत ज्यादा जिगजैग है, बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है, ऐसे करके बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है। अब मान लो एक बाउंड्री यहां पे खींचे और उसको लंबा करें तो 4096 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 4096 किलोमीटर।
जो भारत के साथ लगने वाले जो देश हैं उसमें सबसे लंबी रेखा बनाने वाला देश है। यानी अगर आ जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन बनाता है तो वो चाइना नहीं, वो कौन है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी अगर आ जाए तो वो कौन है? अफगानिस्तान। समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत?